नमस्कार बच्चों। अब वो 11th क्लास अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आप उसके साथ में डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 के पीडीएफ फाइल है। जिस नोट्स से मैंने पढ़ाया था वो नोट्स का उसमें लिंक है, पीडीएफ फाइल आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम कुछ आगे देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। आपको कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन है द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें चैट बॉक्स है, वहां से भी चैट आप मुझसे कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, किसी का कोई चार्ज नहीं है। मोबाइल ऐप से भी यदि आप पढ़ते हैं तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। हाँ, आपसे मेरा निवेदन है, मैं और वीडियोस बना के डालूं, मुझे मोटिवेशन मिले। आपकी तरफ से जो मुझे चाहिए वो सिर्फ इतना चाहिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। बस आपसे यही चाहिए, बाकी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बस आप पढ़ते रहिए, किसी का कोई चार्ज नहीं देना है। बस चार्ज आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, वीडियो पूरा देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ें और चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक थोड़ा बहुत देख चुके थे पार्ट 1 में, अब हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज दैट द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम क्या करते हैं, टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी के बराबर दिखाते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी और क्लेम ऑफ आउटसाइडर प्लस कैपिटल आर ओनर्स इक्विटी, या फिर यूं कहें कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस रिलेशन से क्या शो होता है? डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगता है और हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है। जैसे सपोज करें, आप एक एग्जांपल है, सपोज हर्ष स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख इन कैश एंड टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द बैंक। नाउ द एसेट्स कैश में आपका कितना चला जाएगा? इंक्रीज बाय 6 लाख। 6 लाख से क्यों? 5 लाख तो उसका खुद का पैसा और 1 लाख का लोन, टोटल कैश कितनी हो गई आपकी? 6 लाख। और आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई? 1 लाख का लोन, बैंक लोन। और आपकी जो कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख। तो at the same time it will increase owner's equity or capital by 5 lakh and claims of outsider liability increased by 1000. Now this transaction can be expressed in accounting equation में cash 6 lakh, outsider loan 1 lakh और owners capital यानी कि owners equity 5 lakh. It means total claims those of outsider and of proprietor यानी कि मालिक will always equal to the total of firm asset. जो आउटसाइड लायबिलिटी है यानी लायबिलिटी और जो कैपिटल है, इन दोनों का टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के बराबर होगा। यही जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन गुड इन ऑल सिचुएशन। हमेशा यही लगेगा। ट्रांजेक्शन में इफेक्ट, एक ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हो सकता है? आइदर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट, दोनों तरफ इक्वेशन को इफेक्ट करता है लेकिन अमाउंट सेम होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 6 लाख और इधर भी 5 + 1 6 लाख है, दोनों तरफ इक्वल है। आर वन साइड, लेकिन यदि एक ही साइड करेगा तो वहीं प्लस और वहीं माइनस होगा, यानी इंक्रीज या डिक्रीज इक्वल अमाउंट से होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करते हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे ये टर्म, लेकिन फिर से आपको विथ एग्जांपल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, इट विल increase one asset stock and will decrease another asset cash.
यानी यदि आप कैश परचेस करते हैं गुड्स का तो आपका स्टॉक एक एसेट बढ़ जाएगा और दूसरा एसेट कैश का कम हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यदि आपका गुड्स क्रेडिट में सेल होता है तो एक एसेट आपकी डेटर्स नाम की बढ़ जाएगी और दूसरी एसेट जो आपकी स्टॉक है वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपकी एसेट भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यदि आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो आपका स्टॉक एसेट्स में बढ़ जाएगा और आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर्स की बढ़ जाएगी। इसको मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके सामने, वो मेरे नोट्स में है जो पार्ट 1 में था, आप उसको अच्छे से देखिएगा और ये वीडियो भी देखिएगा, तो दोनों को देखने के बाद आपको थोड़ा सा परफेक्शन आएगा। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। लोन टेकन, loan taken from bank, it will increase asset cash and will also increase loan liability. लोन लेंगे तो एसेट कैश की बढ़ जाएगी और लोन की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो इंक्रीज ही नहीं हो गया। अभी इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल आर ओनर्स इक्विटी, इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, it will increase asset cash or bank and will also increase owners capital. Interest received will increase assets cash or bank and will also increase owners capital यानी equity। तो इस तरीके से 3 टाइप के ट्रांजेक्शन हो गए, टोटल 6 से 8 तरह के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज इन एन एसेट एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इन्हीं 8 कैटेगरीज में फॉल होंगे। या तो आपके ट्रांजेक्शन से एसेट्स बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होगी, या लायबिलिटी बढ़ेगी एसेट कम होगी, या फिर एक लायबिलिटी कम होगी दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर आपकी एक एसेट बढ़ जाएगी दूसरी एसेट कम हो जाएगी, या फिर आपकी एसेट बढ़ेगी कैपिटल बढ़ेगी, या फिर कैपिटल कम होगी एसेट कम होगी। इस तरीके से ही ट्रांजेक्शंस होंगे, वहीं प्लस या माइनस करना है। इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस। तो ड्राइंग आपने कर ली, यदि विड्रॉल कर लिया कैपिटल से तो आपका कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। रेंट पे करते हैं आप तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस, इनकम, रेवेन्यू, लॉसेस, इनके सारे एडजस्टमेंट कैश और कैपिटल से ही होंगे, कैपिटल से ही होंगे, इनका अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता। ये मैं आपको पहले पार्ट में भी समझा चुका हूँ। इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, ट्रांजेक्शन लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल, यदि आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं तो आपका क्रेडिटर की लायबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरी लायबिलिटी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यानी बिल्स पेबल की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैश वर्सेस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को थोड़ा सा समझिए। व्हाइल रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कैश transaction or credit transaction. For identifying cash and credit transactions, the following points are worth noting. आपके क्या है, देखिए, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल आर परचेज ऑफ गुड्स एसेट्स, while purchasing or selling goods or assets the following points should be considered. When name of seller or buyer is given without use of word cash, in such case it is considered a credit transaction. For example, goods sold to Amit for 10,000, तो इसको आप क्या मानेंगे कि ये कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्वेश्चन ने आपको ट्रांजैक्शन लिख के दिया, अब आप कैसे जानेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि when name of seller or buyer is given, आपको किसी बंदे का नाम तो दिया है लेकिन उसमें क्या नहीं लिखा है, विथ आर विदाउट कैश, यदि ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, विदाउट यूज ऑफ वर्ड कैश। कैश शब्द यदि उसमें नहीं लिखा तो फिर आप उसको क्या मानेंगे कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे एग्जांपल है, व्हेन नेम ऑफ सेलर एंड बायर इज गिवन विथ द वर्ड कैश, तो आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर 10,000 इन कैश, इन कैश लिख दिया ना, मतलब अब ये कैश ट्रांजैक्शन है,
इसमें डेटर या क्रेडिटर नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ कैश और स्टॉक इफेक्टेड होगा, ठीक है। व्हेन नेम ऑफ सेलर बायर इज नॉट गिवन, सेलर बायर का नाम ही नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा, गुड्स सोल्ड या गुड्स परचेज्ड, तो आप इसको हमेशा क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको पूरे के पूरे अकाउंट में काम आएगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, सब में आपको ये ट्रांजेक्शन्स काम आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप वीडियो पॉज करके ये पॉइंट को आप जरूर लिख लेना, किसी भी हालत में मत छोड़ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स। स्टार बना दिया मैंने, वेरी वेरी वेरी, हजार नहीं लाख बार वेरी का IMP है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने लायक, पूरे अकाउंट में ये काम आएगा और आपको ध्यान भी रखना है। क्या समझे आप? वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब आप कौन से ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे या कब आप उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो बंदे का नाम दिया है बायर सेलर का और कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और जब बंदे का क्या है, और जब बंदे का नाम भी दिया है और उसके साथ में कैश भी दिया है, विथ कैश दिया है, ये काटा नहीं है मैंने, ये मार्क किया है, विथ कैश दिया है तो वो क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन है। और यदि बायर सेलर का नाम नहीं दिया, सिर्फ गुड सोल्ड लिख दिया या गुड सोल्ड फॉर रुपीज दिस, सोल्ड फॉर दिस इन कैश, तो इसको आप हमेशा कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। दोनों ये कैश ट्रांजेक्शन है और ये वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, इन ट्रांजेक्शन्स का आप क्या करेंगे, तो वाइल मेकिंग पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इवन इफ नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट इज गिवन स्टिल इट इज कैश ट्रांजेक्शन। देखो जब आप पेमेंट कर रहे हैं और बंदे का नाम भले ही नाम दिया हो तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन है। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझें कि लिखा है सैलरी पेड टू सुरेश, सैलरी पेड टू सुरेश, तो इन कैश बोले या ना बोले, सिर्फ लिख दिया सैलरी पेड टू सुरेश, तो भी आप क्या मानेंगे कि वो कैश ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस और इनकम के केस में। while receiving amount in case of income even if name of the party making the payment to use is given still it is cash transaction। दिया है रमेश पेड कमीशन टू अस या फिर कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो भी आप इसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। रमेश कहीं भी नहीं आएगा, कैश और कमीशन ही आएंगे, आप ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ये भी, और जो पिछला हमने पढ़ा वो भी। अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में इन ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट आता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो असर्टेन एसेट्स लायबिलिटी अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टर्म्स इंक्रीज डिक्रीज और रिकॉर्ड द इफेक्ट अप्रोप्रिएटली। ये अपन ने पिछले उसमें भी देख लिया था, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया है कमल स्टार्टेड बिजनेस वर्थ ₹770,000 एज कैपिटल, कैश विल इंक्रीज by 7,000 as business has started, assets totaling 70 in the form of cash, capital will increase by 70। इससे क्या होगा, ऐसा लिखा है कमल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विथ ₹70,000 एज, तो ट्रांजेक्शन क्या आएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश में प्लस होंगे एसेट्स में और इधर लायबिलिटी में जीरो होगा और कैपिटल में क्या हो जाएगा 70,000। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 40,000 का है, तो इससे क्या होगा, आपका ओल्ड बैलेंस 70,000 है कैश का, स्टॉक जीरो था, लायबिलिटी जीरो थी और कमल की
कैपिटल आ जाएगी 70,000 की। परचेज गुड्स आपने कैश किया, चूंकि पेमेंट है तो कैश से माइनस होगा और स्टॉक में प्लस हो जाएगा। हमने ट्रांजेक्शन भी पढ़े थे, तो इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट पढ़ा था। चलिए, तो परचेज गुड्स फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंकित, इससे क्या करेंगे? अब आपने गुड्स परचेस किया यानी क्रेडिट है, तो आपका क्या होगा? क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी में एक बंदा बढ़ जाएगा क्रेडिटर्स, और स्टॉक में ये प्लस हो जाएगा। पर पुराना है आपका 30,000 प्लस 40 का स्टॉक है और 70 की कैपिटल। देखिए दोनों तरफ, इधर भी 70 इधर भी 70। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो न्यू इक्वेशन आपकी जो आएगी वो 30 कैश की, स्टॉक का 55 और इधर 15 और 70 टोटल बराबर होना चाहिए। इधर भी 85 और इधर भी 85, आग दोनों तरफ बराबर लगनी चाहिए। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन कि आग दोनों तरफ बराबर लगेगी। जैसे लिखा है परचेस फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, 5,000 का आपने फर्नीचर कैश में खरीदा, तो एसेट में एक कॉलम बढ़ जाएगा फर्नीचर का, बस। तो कैश से माइनस होगा, ये कैश से माइनस हो गया और ये फर्नीचर में प्लस हो गया। टोटल आया कैश में 25, 55 और 5, टोटल हो गया 85 और इधर का भी टोटल 85, दोनों तरफ बराबर आग लगी है। फिर आया सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 इन कैश, तो क्या होगा? इससे कैश आपकी इंक्रीज होगी और स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल आपका ओपनिंग 25, 55 और 5 था और इधर 15 और ये था, तो इधर कुछ नहीं होगा। सोल्ड गुड्स कैश है तो कैश में प्लस हो जाएगा और स्टॉक से माइनस हो जाएगा। अब आपकी कैश हो गई 55 की और स्टॉक 25 हो गया और 5 का, ये इधर का टोटल अभी भी 85 है और इधर का भी 85 ही रहेगा। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 ऑन क्रेडिट टू मनीष, तो इसका भी वही सेम इफेक्ट आएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। अब हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना हो, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब आप इसको बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, तो आप ये भी देख लीजिए, आप इनको बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। तो रीजन फॉर प्रिपरेशन आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, और प्रेजेंटेशन आपकी जितनी भी एसेट हैं वो आप एसेट साइड लिख देंगे और कैपिटल आप लायबिलिटी और कैपिटल आप इधर कैपिटल साइड लिख देंगे। बैलेंस शीट लिखेंगे, इधर लायबिलिटी, इधर अमाउंट, इधर एसेट, और ये फिक्स फॉर्मेट है बच्चों, ये बदलता नहीं है, आप ये जरूर ध्यान रखना। तो लायबिलिटी हमेशा इधर ही आएगी और एसेट हमेशा इधर ही आएगा। जितनी भी एसेट्स कॉलम में है वो सारी चीजें आप इधर लिख देंगे और ये इनका टोटल 85 मैच होना चाहिए। चलो, इससे कोई वो नहीं है ज्यादा। ये एक एग्जांपल हम करते हैं, देखिए। समझिए, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि आइडेंटिफाई आपको करना है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। फिर ये देखना है, पहला स्टेप आप आइडेंटिफाई करो, दूसरा है कि इफेक्ट देखो, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्यों? क्योंकि आपको यहाँ कॉलम बनाने पड़ते हैं, तो कॉलम आपको पहले से ही, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ से कैश और कैपिटल दो चीजें आएंगी। फिर क्रेडिट परचेज है गुड्स का, तो एक तो स्टॉक आएगा और लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आएंगे। फिर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश है तो स्टॉक ऑलरेडी है, कैश ऑलरेडी है। परचेज्ड ऑफ मशीनरी फॉर कैश, तो कैश का है लेकिन मशीनरी का आपको बनाना पड़ेगा। पेड सैलरी, तो ये आपको मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं कि सैलरी का पेमेंट, जितने भी एक्सपेंसेस इनकम हैं, लॉसेस या गेन्स हैं, वो हमेशा कैपिटल से एडजस्ट होंगे, उनके लिए अलग से कॉलम नहीं बनेगा तब तक जब तक कि वो आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या फिर प्रीपेड ना हो। तो देखिए, अब यहाँ पर आ गया आपका कॉलम बन गया एसेट्स में कैश, स्टॉक और मशीनरी, और यहाँ आ गया लाइबिलिटी में क्रेडिटर प्लस कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस किया तो 1 लाख की कैश आ गई और टोटल आपका आ गया 1 लाख का कैपिटल। उसके बाद क्रेडिट परचेज आपने किया, पहली बार में 2 ट्रांजेक्शन एक साथ लिखना है तो
कैश में 0 है, स्टॉक आपका 60 है और क्रेडिटर 60। टोटल कर लीजिए, न्यू इक्वेशन आपको हेडिंग देना है, फॉर्मेट यही है, बदलना नहीं, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 1 लाख कैश में, स्टॉक में 60, टोटल 160, और इधर मशीन में 0 क्योंकि मशीन अभी तक आई नहीं है ट्रांजेक्शन में 2, फिर इधर 60 और इधर 1 लाख, तो टोटल 160 दोनों तरफ हुआ। फिर आपका अगला ट्रांजेक्शन था गुड्स, तीसरा ट्रांजेक्शन आप तक का था गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। अब इसका क्या होगा, गुड्स परचेज आप कैश में करेंगे तो कैश से माइनस होगा, स्टॉक से भी माइनस होगा, प्रॉफिट वगैरह है नहीं इसलिए सब दूर 0। यहाँ 80, यहाँ 80, यानी टोटल 160 और इधर भी 160। फिर और आगे गए आप तो परचेज ऑफ मशीन है 35,000 की। हर ट्रांजेक्शन पहले शुरू में 2 ट्रांजेक्शन लिखना है, फिर नई इक्वेशन, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आपको बनानी है। यानी हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको ये चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं, मतलब एसेट लायबिलिटी बराबर है या नहीं, आग दोनों तरफ बराबर लगी है या नहीं। तो परचेज ऑफ मशीनरी है तो कैश से माइनस हो जाएगा, मशीन में प्लस हो जाएगा। 45, 80, 35 इज इक्वल टू 160, 160। पेड सेल 6000 यहाँ से माइनस और 6000 कैपिटल से माइनस, तो यहाँ 60, 94, 35, 80 और 39। अब आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, कैश में मतलब एसेट साइड आपको कैश, स्टॉक और मशीनरी लिखना है, लायबिलिटी तरफ आपको कैपिटल और क्रेडिटर लिखने हैं, जो कॉलम यहाँ आपने बना रखे हैं। ये कॉलम उठा करके आप कैश में उधर एसेट साइड लिख देंगे और ये वाले कॉलम आप उठा करके क्या लिख देंगे, लायबिलिटी में लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने बनाई नहीं है तो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। कपिल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, तो कैश और कैपिटल दो चीजें आ गई। गुड्स परचेस किया तो एक स्टॉक का भी आ गया एसेट में। फर्नीचर परचेस किया है फ्रॉम दिस ऑन क्रेडिट, तो एक क्रेडिटर्स आ जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। फिर कमीशन रिसीव हुआ, ये इनकम है, तो कैश और कैपिटल से काम हो जाएगा, नया बनाने की जरूरत नहीं है। गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग है, यहाँ भी कैश और कैपिटल। गुड्स कॉस्टिंग 80,000, सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश, यहाँ भी कुछ लेना देना नहीं है नए अकाउंट से, बस इनसे इन तीनों से ही काम हो जाएगा। तो स्टार्ट बिजनेस किया 150 कैपिटल में, 150 कैश में, और कैश परचेस कर लिया गुड्स का 60,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा कैश और इधर भी कैश, तो इधर 90 इधर 90, टोटल 150 और इधर भी 150। फिर नई इक्वेशन आ गई, फिर नया क्या है, फर्नीचर परचेस किया हमने 20,000 का, तो 20,000 का फर्नीचर क्रेडिट में परचेज है तो क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा और इस फर्नीचर में प्लस हो जाएगा। उसके बाद नई इक्वेशन आ जाएगी 90, 60, 20, 170, तो इधर भी 170। फिर हमने रिसीव किया कमीशन 4,000 का, तो 4,000 कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। उसके बाद हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो कैश से माइनस और ड्राइंग माइनस कैपिटल से न्यू इक्वेशन आ गई। फिर गुड्स कॉस्टिंग 8,000 के हमने 10 में बेचे, तो 10,000 कैश में प्लस हो जाएगा। 8,000 के गुड्स हैं, कॉस्ट माइनस हो जाएगी स्टॉक से, और जो 2,000 का डिफरेंस है प्रॉफिट, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और आपकी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, 97, 52, 20, ये तीनों एसेट साइड चले जाएंगे बैलेंस शीट में, और ये 20 और 149 चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका है, चेंज कुछ भी नहीं है। जैसे अब ये आ गया, इसमें थोड़े से ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बैलेंस शीट भी बना दी है इसमें, इसको भी हम देख लेते हैं। सीधी बात करूं तो ये कोई टफ चैप्टर नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक थोड़ा सा और आगे जाकर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लेने की, जैसे इसमें भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, और आगे देख लेते हैं हम। अच्छा, ये कुछ परसेंटेज वाले हैं तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आप ये क्वेश्चंस रीड कीजिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन रीड कीजिए। ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और
हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है। देखिए, इन्वेस्टेड 15,000 इन कैश, यानी कैश और कैपिटल दो चीजें हो गई। परचेज्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी खरीदेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैश से माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम बन जाएगा। परचेज्ड फर्नीचर है 15,000, गिविंग 5,000 इन कैश। बैलेंस लोन है, तो क्रेडिट में लोन चला जाएगा 10,000 का, कैश में 5,000 चले जाएंगे और 15,000 फर्नीचर का कॉलम बनेगा। सिक्योरिटी आपने बेच दी तो सिक्योरिटी से माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा, और इनका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल से एडजस्ट होगा। बॉट स्कूटर खरीदा तो स्कूटर का एक कॉलम बन जाएगा, कैश से माइनस होगा। कमीशन रिसीव किया तो कैश और कैपिटल से काम हो जाएगा, नया बनाने की जरूरत नहीं है। फिर पेड कैश 2,000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट। देखो ये क्या है, ये लोन कैश और कैपिटल से एडजस्ट हो जाएंगे। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड, ये ड्राइंग है, ये कैश से और कैपिटल से। रिसीव डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी, ये भी कैश और कैपिटल से। तो ये आप पूरी इक्वेशन देखिए, कैश इन्वेस्ट किया तो कैश और कैपिटल, फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई, इधर 15 इधर 15। फिर फर्नीचर परचेस किया आपने तो कैश से माइनस, फर्नीचर में प्लस, और इधर 10,000 का लोन आ गया। नई इक्वेशन आ गई, सोल्ड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए तो कॉस्ट माइनस हो गई 1,000 की, 1,500 कैश आई तो वो प्लस हो गई, और आपका जो 500 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो गया। फिर से नई इक्वेशन आ गई, तो आपको 4,000, 6,500 प्लस 1,500 इधर आ गया। नई इक्वेशन पूरी बराबर होगी 25,500 का। स्कूटर खरीदा तो 2,800 कैश से माइनस और 2,800 स्कूटर में, ये स्कूटर में प्लस हो जाएंगे। फिर नई इक्वेशन आ जाएगी, हर ट्रांजेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन। कमीशन रिसीव हुआ 3,600 का, तो कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। न्यू इक्वेशन आ गई, लोन इंटरेस्ट पे किया आपने तो टोटल अमाउंट यहाँ से आपका कैश से माइनस, लोन से 2,000 जो लोन है और 100 का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल से माइनस। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। उसके बाद डिविडेंड मिला तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। टोटल इक्वेशन आपकी आ गई, ये दोनों तरफ इक्वल होगी, और इसकी का आप बना लेंगे बैलेंस शीट। नेक्स्ट काम अब हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।